क्या कोई शहर सिर्फ कानून से सुरक्षित रहता है, या फिर शहर बचते हैं उन फैसलों से जो सही समय पर लिए जाएं? जब माहौल गर्म हो, जब शब्द सिर्फ उकसावे बन जाएं, और जब भीड़ अपनी दिशा खोज रही हो, तब पुलिसिंग सिर्फ वर्दी नहीं विवेक बन जाती है। बरेली, तहजीब का शहर इतिहास का शहर, और साथ ही एक संवेदनशील जमीन, जहां जरा सी चूक एक बड़ी कीमत मांग सकती है। बीते दिनों मौलाना तौकीर से जुड़े घटनाक्रम ने फिर एक बार यह सवाल खड़ा किया, क्या हालात थामे जा सकते हैं? क्या संवाद, दबाव और कानून एक साथ चल सकते हैं? उसी वक्त बरेली की कमान जिस अधिकारी के हाथ में थी, नाम है अनुराग आर्य। एक ऐसा अधिकारी जिसके लिए पुलिसिंग सिर्फ आदेश नहीं बल्कि स्थिति को पढ़ने और समय पर निर्णय लेने की कला है। 1 जनवरी 2026 उन्हें उनके कार्य के लिए पदोन्नति मिली, और इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। एक ऐसा पदक जो सेवा के साथ साथ जिम्मेदारी भी दर्शाता है। और आज के संवाद में हम जानने की कोशिश करेंगे पुलिसिंग का वह पक्ष जो आमतौर पर दिखता नहीं, वह दबाव जिसके बीच फैसले लिए जाते हैं, और वह सोच जो किसी शहर को संभाल लेती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील मानव, और मैं हूं आपका मित्र अनुराग शुक्ला, और आप देख रहे हैं सुनील मानव पॉडकास्ट, जहां बातचीत शोर नहीं समझ पैदा करती है। आइए सुनते हैं इस कहानी को एसएसपी बरेली अनुराग आर्य से। सर, सबसे पहले तो आपको प्रमोशन को लेकर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और प्रमोशन, जब इतनी तमाम चुनौती और मुश्किलों के बीच जब प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, प्रमोशन मिलता है, तो जाहिर सी बात है काम में धार और सहूलियतें भी बढ़ती हैं। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रमोशन तो एक वैसे तो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है कि इसमें बहुत बार आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपको लगता है कि कोई समस्या हो सकती थी, या नॉर्मल तरीके से ही एक टाइम गुजर जाना आपको ये भी पुलिस में एक अचीवमेंट लगता है। तो जो अभी आज 1 जनवरी को प्रमोशन हो गए, ये 1 स्टार कंधों पे ऐड हुआ है, तो इससे जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदारी तो बढ़ ही रही है, और ये भी महसूस होता है कि अब अनुभवी भी हम लोग ज्यादा हो गए हैं, तो हम लोगों से उम्मीदें भी ज्यादा होगी कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करें। और तो मैं इसको दोनों तरीके से देखता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका भी है कि अब और जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जिम्मेदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करना है। एक रेपुटेशन है जिसको जस्टिफाई करना है, और उसके साथ साथ ये खुशी है कि फाइनली काफी लंबे टाइम बाद एक अच्छा प्रमोशन मिला है, और सैलरी में भी इंक्रीज हो जाता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थोड़ी सैलरी ज्यादा मिलने लगती है। बिल्कुल सही बात है। सर, एक आईपीएस के रूप में आप अपने प्रारंभिक अनुभवों को कैसे साझा करना? सबसे पहले जब मैं ट्रेनिंग में गया तो हम लोगों की हैदराबाद में लगभग 10-11 महीने की ट्रेनिंग थी, मैं वहां गया, और वो ट्रेनिंग का फेज एक अलग फेज होता है जिसमें आपके दोस्त बनते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और उसके साथ साथ पहली बार आप कानून का, लॉ का आपको सीखने को मिलता है उसके बारे में, और उसके बाद जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो उस लॉ को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है वो आप सीखते हैं। तो मैं अंडर ट्रेनिंग आया था एएसपी गाजियाबाद के रूप में, और वहां का एक केस था जो बहुत ही दिल के करीब है आज तक। एक 5 साल के, मैं एसएचओ था एक थाने पे, मसूरी थाना है वहाँ, और वहाँ एक 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, और उसके माता पिता हम लोगों के पास आए, और हम लोग इमीडिएटली बिल्कुल उसमें काम करना हम लोगों ने शुरू किया, और लगभग 2 दिन तक जब काम कर चुके थे और जब लगा था कि अब सब कुछ पता चल गया है, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, हम लोगों का जो डिसीजन था वो गलत था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और रात के 4, साढ़े 4 बजे हम एक सड़क पे ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि गाड़ियों को चेक कर लिया जाए एक बार, क्या पता किस गाड़ी में बच्चा मिल जाए। और चेक करते करते एक गाड़ी गुजरी जिसको हम लोगों ने रोका, और उसमें उसको पूरा चेक किया, तो उसमें बैग में उस बच्चे के कपड़े मिले, और वहां से फिर हम लिंक करते 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 हम लोगों ने सुबह 7 बजे उस बच्चे को रिकवर किया, और उसके बाद तत्कालीन जो डीजीपी महोदय थे उनसे मुझे एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला। तो वो पहला अनुभव था कि जिसमें ये रियलाइज हुआ कि आप गलतियां भी करते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी ना कभी सफलता आपको जरूर मिल जाएगी, और जब आप सफल होते हैं
तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ होती है और उससे भी आपको एक प्रोत्साहन मिलता है कि आप और बेहतर करें। तो जो मेरी इनिशिएशन थी सर्विस में, इस सर्विस में आने की, वो गाजियाबाद से हुई और वहाँ दोनों ही तरह की पुलिसिंग का अच्छा अनुभव रहा कि सिटी की पुलिसिंग कैसी होती है और देहात की पुलिसिंग कैसी होती है। उसके बाद मैं बनारस गया तो बनारस का एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि बनारस बहुत ही, मेरी पढ़ाई बनारस से हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मेरे लिए वो घर जाने जैसा था कि जैसे मैं अपने घर में मेरी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन फिर मैंने बनारस उस शहर को एक अलग नजरिए से देखा, क्योंकि जब आप पुलिसिंग करते हो तो आप अलग नजरिए से देखते हो, जब छात्र होते हो तो अलग नजरिए से देखते हो। और मुझे इस वर्दी का बहुत चार्म था, तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे लगा हो एक भी दिन या एक भी पल के लिए कि मैं परेशान हूँ। मुझे पुलिसिंग करने में बहुत मजा आता है, लोगों की मदद करने में बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और खास करके अपराध को वर्कआउट करने में, सही वर्कआउट करने में और फिर अपराधियों तक ये संदेश भेजने में कि कानून से आप नहीं, किसी भी प्रकार से आप कानून देर सवेर आपको अपने कटघरे में ले ही आएगा और आपको सुधार के ही छोड़ेगा। तो ये साबित करने में आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है और उससे आप समाज को भी कुछ ना कुछ योगदान देते हैं। बहुत अच्छी बात। क्या आप मानते हैं कि हाल के वर्षों में पुलिस का अनुशासन और पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास दोनों साथ साथ बढ़े हैं? इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? हमारे पास जो अब नई फोर्स आई है, नए कांस्टेबल्स हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड कांस्टेबल्स हैं। एक तो उनकी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो मास्टर्स किए हुए हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स किए हुए हैं और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किए हुए हैं। तो एक तो जब वो सर्विस में आ रहे हैं तब उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। फिर उनको ट्रेनिंग जिस तरह की दी जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज पे इतना फोकस करते हैं। आप अभी अगर हम लोगों के यहाँ एक ट्रेनिंग चल रही है लड़कियों की, 800 लड़कियां हैं लगभग, आप उसमें जाके देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज उनको दी गई है। उनका आप मेस देखिए जाके, वो लगेगा कि यूपी पुलिस ने इतनी वर्ल्ड क्लास मेस बना के दिया है अपने जो हमारी महिला कांस्टेबल है जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो इन चीजों से जो पुलिस बल है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसको ये भी लगता है कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमारी चिंता करते हैं, हमारी केयर करते हैं। और जब आप किसी भी व्यक्ति की चिंता करते हो, किसी व्यक्ति की केयर करते हो, तो वो वफादारी के साथ फिर काम करता है। और उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो पुलिस बल मौके पे खड़ा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो कांस्टेबलरी है वो सड़क पे खड़ा हुआ है। वो अगर कहीं चेकिंग भी हो रही है तो वो खड़ा है, अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो मोर्चा वही ले रहा है। हम लोग उसको गाइड करते हैं, बहुत बार हम लोग मौके पे खुद मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम लीडरशिप उसको देते हैं तो काम वही करता है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, शासन का, हमारे डीजीपी सर का, हेडक्वार्टर्स का, सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस चीज को इंश्योर करने में कि हमारी कांस्टेबलरी को, हमारे सब इंस्पेक्टर्स को एहसास हो कि ये डिपार्टमेंट उनके साथ है, उनके सही कामों के लिए। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आप जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है। और प्रमोशंस आप देखेंगे कि इस समय पे जिस तरीके से प्रमोशंस टाइमली मिल रहे हैं, पहले लोगों को 20-25 साल बाद कभी प्रमोशन मिलता था। अब 2011 बैच जो है कांस्टेबल्स का, वो अभी करंटली हेड कांस्टेबल हो चुका है। तो अब टाइमली प्रमोशंस मिल रहे हैं उनको, उनकी जो रहने की फैसिलिटीज है वो बेटर हो रही है। आप देख रहे होंगे कि हर थाने में मल्टी स्टोरी बैरक्स बन चुके हैं। और पहले जो थाने की बिल्डिंग पुरानी होती थी, वो बैरक्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के बैरक्स बने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनमें सिपाही अपना रह रहे हैं। तो अगर अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छा खाएंगे, तो उसके बाद काम भी बहुत अच्छा करेंगे। तो उसका एक पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला। तो पिछले 1 साल में आपने बरेली में अपराधियों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई की है, क्या आप उसका उद्देश्य और सिद्धांत तो थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे विस्तार से? जो पुलिस की जो भी जॉब हम लोग कर रहे हैं, जो भी पुलिसकर्मी है, उनको अगर ब्रेड एंड बटर उनका कहा जाए कि जिस चीज के लिए उनको एम्प्लॉय किया गया है और जिस चीज के लिए उनको वेतन मिलता है, तो वो अपराध पे नियंत्रण और अपराधियों पे नियंत्रण लगाना है। तो हम लोग सबसे अगर पहली प्राथमिकता किसी चीज की है तो वो ये है कि अपराधियों के अंदर कानून का खौफ हो और इस चीज का खौफ हो कि पुलिस जो कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है वो कानून को उसकी पूरी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि कानून तो सख्त हो सकता है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वालों को भी सख्त होना पड़ेगा, तब उस सख्ती का असर दिखाई देगा। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है पिछले पूरे साल में कि जो कानून के सबसे कठोर प्रावधान है वो ऐसे पेशेवर अपराधियों के साथ इस्तेमाल किए जाएं ताकि उनको डिटरेंट इफेक्ट हो और उनको वो दोबारा उस अपराध को करने की जरूरत ना करें, हिम्मत ना करें, जिससे कि समाज में एक शांति का भी माहौल स्थापित होगा और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी डर बैठेगा। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो अपराध कारित करने की जिनकी टेंडेंसी हो सकती है, उनकी टेंडेंसी भी खत्म होगी कि अगर हम अपराध करते हैं तो फिर हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल। हाफ इनकाउंटर जैसी कार्रवाइयों के आलोचकों के लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किस हद तक यह कानूनी और नैतिक ढांचे में सेट हो पाता है?
पुलिस क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्विस है और हम लोगों को अस्त्र और शस्त्र दिए जाते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे ऐसे लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं जो खुद भी इलीगल आर्म्स लेके चलते हैं, कभी भी फायर कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कई बार हत्या होती है उसमें फायरिंग होती है, कई बार लूट होती है उसमें फायरिंग होती है, कई बार दहशत फैलाने के लिए लोग फायरिंग करते हैं। तो ये तो एस्टेब्लिश्ड है कि कुछ अपराधी ऐसे हैं जो कोई ना कोई इलीगल आर्म्स लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे अपराधियों का अगर आपको सामना करना है तो पुलिस भी आर्म्स कैरी करती है। हम स्मॉल आर्म्स कैरी करते हैं, पिस्टल्स कैरी करते हैं, या फिर लॉन्ग रेंज वेपन्स है, इंसास है, AK-47 है, कैरी करते हैं। इनकी हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है। बिल्कुल। जो दुर्दांत अपराधी है वो कई बार ये जरूरत करता है कि जब पुलिस के सामने आता है, पुलिस उसको घेराबंदी करने की कोशिश करती है या रोकने की कोशिश करती है, तो पुलिस पे हमलावर होता है। और हमलावर होने के प्रोसेस में जाहिर सी बात है कि अगर वो इलीगल आर्म कैरी कर रहा है तो फायर करता है। बिल्कुल। और अगर वो फायर कर रहा है तो किसी भी व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस में पूरी ताकत पावर है कि वो उस पर फायर बैक कर सकता है पर्याप्त चेतावनी के बाद। और पुलिस तो ये विधिक पावर है कि आप उसको पर्याप्त चेतावनी दें और उसके बाद आप फायर कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है और कोशिश की जाती है कि मिनिमम डैमेज कॉज की जाए। और उसमें जो भी अपराधी पुलिस के ऊपर हमलावर होता है, फायर करता है, तो पुलिस अपने आत्मरक्षार्थ वापस फायर करती है। उसमें उसको अगर गोली लगती है तो तत्काल उसको उपचार के लिए भी पुलिस ही भेजती है। हम ही लोग उसको ट्रीटमेंट कराते हैं उसका, और फिर उसको जज साहब के सामने पेश करते हैं और जज साहब के सामने हो जाता है, रिमांड होती है उसकी, फिर वो जेल जाता है। सही। इसका एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वो ये है कि अब हम लोग ये मैसेज हम लोगों ने बहुत क्लियर कट दिया है कि अगर आप पुलिस पे फायर करेंगे तो फिर ये नहीं होगा कि पुलिस वहां से हट जाए या भाग जाए या पुलिस आपको जवाब ना दे। आप पुलिस के ऊपर फायर करेंगे तो पुलिस भी आत्मरक्षार्थ आपके ऊपर फायर करेगी। हम लोग अगर हमें अस्त्र और शस्त्र दिए गए हैं तो हम उसका इस्तेमाल अधिक रूप से जब भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और शासन का बहुत क्लियर कट ये निर्देश है, 0 टॉलरेंस है किसी भी प्रकार के पेशेवर अपराधी के प्रति, कि अगर वो कोई भी इस तरह का अपराध करता है जो समाज के लिए घातक है तो फिर उसको हम लोग कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रोसीड करेंगे। सही। एक सवाल ये आता है कि क्या पुलिस की सख्त कार्रवाइयों का ऐसे अपराध कम होने में कोई स्पष्ट प्रभाव दिखता है आपके नजरिए से? मैं आपको इस साल का आंकड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हम लोग मेजर जिनको हीनियस क्राइम्स मानते हैं, जैसे हत्या हुआ या लूट है या बलात्कार का अपराध है या फिर गोकशी का अपराध, जैसे कि आपका जो ये बरेली जिला है ये काफी इन्फेस्टेड था पहले गोकशी के अपराध से। बिल्कुल। हम लोगों ने अभी पूरे साल का जो एनालिसिस किया है उसमें हत्या जैसे अपराध में, जिसमें लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा कमी लाना मुश्किल है क्योंकि वो एक पैशन क्राइम है और कई बार ऐसा होता है कि वो लगभग उतना ही रेशो में क्राइम होता है, लेकिन उस जैसे अपराध में भी हम लोगों ने 40% तक की कमी इस जनपद में इस साल लेके आए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। गोकशी में 55% की कमी है। जो 102 अपराधी जिनको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है उनमें से 20 से अधिक अपराधी ऐसे हैं जो गोकश थे। और गोकशी का तो हम लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट ये देखा कि लगभग 54% 55% की कमी गोकशी में आई है। पिछले साल 44 के आसपास घटनाएं थी गोकशी की, इस साल मात्र 19 घटनाएं हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि अब जो 2026 शुरू हुआ है इसमें इसको हम 0 तक लेके आए या जो बेयर मिनिमम है उस तक लेके आए। और इसी प्रकार से जो लूट में लगभग 50% की कमी हम लोगों ने देखी है। पहले 180 के करीब टोटल, छोटा कोई मोबाइल छीन लिया, किसी का 500 रुपए बटुआ छीन लिया या चेन छीन लिया, बड़ी लूट, टोटल इस प्रकार के 180 लगभग इंसिडेंट से 2024 में, जिसको हम लगभग 78-79 के आसपास इस वर्ष लेके आए हैं। तो ये डायरेक्ट इस शक्ति का असर तो ये दिखाई दे रहा है कि कानून जो अपराध है उसमें ये गिरावट थोड़ी नहीं है। ये गिरावट ऐसा नहीं है कि 5-10% की गिरावट हो। जितने मेजर हीनियस क्राइम के हेड्स हैं उनमें सब में गिरावट 30-40-50% तक है। अभी बरेली एक काफी अनियंत्रित दौर से गुजरा है और 26 सितंबर को जो कुछ दंगे हुए थे, तो क्या रणनीतियां थी जिसके तहत आप लोगों ने उनको मैनेज किया, कैसे रोका? 26 दिसंबर की जो घटना थी उसकी जो पटकथा लिखी गई वो 19 सितंबर से शुरू होती है जी। जब मौलाना तौकीर के द्वारा एक कॉल दी गई कि वो 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद और एक प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें इस्लामिया ग्राउंड में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। और जैसा कि शासन की मंशा होती है और हम लोगों की ट्रेनिंग का भी ये पार्ट है कि आप सबसे पहले संवाद स्थापित करते हो, आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो बातचीत की गई, लगातार कम्युनिकेशन किया गया हर स्तर पे, वो SHO, CO, एडिशनल SP सबके स्तर पे कम्युनिकेशन किया गया। मेरे द्वारा भी कम्युनिकेशन और DM साहब के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब कॉल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए
फिर भी हम लोगों ने बातचीत जारी रखी और फिर एक दिन पहले का घटनाक्रम है कि पहले एक बार कॉल वापस ली गई, एक लेटर जारी किया गया, फिर उस लेटर को जो लेटर जारी किया गया उसको फर्जी बताया गया और नेक्स्ट डे फिर एक कॉल दे दी गई दिन में 11 बजे कि 1 बजे सबको इकट्ठा होना है, 1 बजे इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होना है। हम लोग क्योंकि इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, हम लोगों की पूरी इस चीज को लेकर तैयारी थी कि हम किसी को भी कानून को नहीं तोड़ने देंगे और कानून ये कहता है कि आप बिना परमिशन के कोई भी इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते है ना। और स्पेशली ऐसा कार्यक्रम जिसके बारे में हमारे पास पहले से इनपुट है कि उससे जनपद की शांति व्यवस्था और सौहार्द खराब हो सकता है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसा कोई भी कार्यक्रम किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बहुत साफ शब्दों में बता दिया गया था। अब क्योंकि पुलिस बल जो है उसका हर एक कर्मी ट्रेंड है इस चीज के लिए कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाना है, उसको किन लिमिट्स में रहते हुए उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, तो हम लोगों ने उसकी तैयारी पहले से पूरी इस चीज की थी कि हम अपना पूरी तैयारी ये रखेंगे कि हम किसी को इस्लामिक ग्राउंड नहीं पहुंचने देंगे। जो भीड़ वहां जगह जगह से आई, अलग अलग पॉइंट्स पे आई, उस भीड़ को समझाया गया लाउड हेलर्स के साथ। सभी गजेटेड ऑफिसर जितने राजपत्रित अधिकारी हैं सब अलग अलग पॉइंट्स पे थे। उस भीड़ को बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत प्यार से समझाया गया, पर्याप्त ये बताया गया कि ये आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये गैर कानूनी है और इससे जनपद का सौहार्द बिगड़ सकता है। जनपद में एक ऐसी समस्या पैदा हो सकती है जो सबके लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। लेकिन क्योंकि ये भीड़ जो थी वो गलत मोटिवेशन के साथ आई थी, इसमें बहुत ही रोग एलिमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते थे। उनके द्वारा पुलिस के साथ सबसे पहले धक्का मुक्की की गई। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, भीड़ इकट्ठी हुई, जो भीड़ इकट्ठी इसने धक्का मुक्की की, वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस एक पॉइंट पे खड़ी हुई है, अचानक से बहुत सारी भीड़ आती है, पुलिस उसको समझाती है और उसके बाद वो पुलिस के ऊपर हमलावर हो जाता है, पुलिस को धक्का देता है। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, बहुत छोटी उम्र के बच्चों के को भी शील्ड की तरह यूज करके आगे करके और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, जिसकी वीडियोस बहुत सारी वायरल हुई। पुलिस के ऊपर इनके द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस बल का जो एंटी राइट गियर था उसको छीना गया, काफी प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, जीआईसी के शीशे तोड़े गए, कुछ जो वहां पे व्यापारिक प्रतिष्ठान है लोगों के अपने, उनकी दुकानों के शटर तोड़े गए, वहां शीशे और काउंटर्स तोड़े गए। तो ये भीड़ अराजकता की तरफ बढ़ रही थी और यही पुलिस को एक ट्रेनिंग भी है और लीगल पावर भी है कि जब इस तरह की अराजक भीड़ हो जाए तो उसको आप मिनिमम बल इस्तेमाल करके और वहां से हटाएं, और पुलिस के द्वारा वही किया गया कि मिनिमम बल इस्तेमाल करते हुए उनको वहां से हटाया गया। हमारे द्वारा जो टीयर स्मोक हमारे पास एम्युनिशन होता है उसका इस्तेमाल किया गया और लाठी का इस्तेमाल किया गया। और इस चीज में हम लोग बहुत क्लियर थे, पहले से भी हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम किसी को कानून नहीं तोड़ने देंगे। अपनी जो पावर्स है उनके दायरे में रहते हुए हम बहुत सख्ती के साथ कानून का सड़क पे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, वही हम लोगों के द्वारा किया गया। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको मैं अपने जो मेरे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, मेरी टीम के जितने लोग हैं जो ग्राउंड पे मौजूद थे, उनके द्वारा बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल दक्षता का परिचय देते हुए और बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मौके से किसी भी प्रकार से हटा हो और जिसके द्वारा अपना योगदान वहां पे न दिया गया हो। तो ये संपूर्ण जनपद का पुलिस बल जो वहाँ डिप्लॉयड था वो उसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया गया। जी सर, इसके बाद में जैसे सारी चीजें तो हुई, हम लोग लगातार सोशल मीडिया से अपडेट्स लेते रहे, ये सारा कांड निपट गया, तो फिर रजा को जेल डाल दिया गया। तो उसमें जो चार्जशीट फाइल की गई बहुत सारी, तो आप लोगों के सामने कुछ चुनौतियां आई होंगी, राजनीतिक, प्रशासनिक, स्थानीय स्तर की, उन चुनौतियों पे सर थोड़ा सा कुछ बात करिए। सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि एक चार्जशीट से लगाने पे बहुत जी, चार्जशीट तो एक फाइनल स्टेप है, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होता है, उसमें एविडेंस कलेक्शन जी, क्योंकि हम लोगों को ये भी इंश्योर करना था कि बहुत सारे मुकदमे लिखे गए थे, हर एक मुकदमे में अच्छे दर्जे का एविडेंस कलेक्शन हो, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन हो। आजकल हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी होता है, वीडियोस होते हैं, उसका एविडेंस कलेक्शन हो। और उससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि हम कोर्ट में जो लोग कोर्ट जा रहे हैं इसके खिलाफ या जो कोर्ट में इस कार्रवाई के अगेंस्ट कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में उनको रिलीफ ना मिले, और वो तभी पॉसिबल था जब हमारी इन्वेस्टिगेशन अच्छे दर्जे की होती। तो इसके लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उस एसआईटी टीम में जो अच्छे हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं और अच्छे हैं, और कुछ उसमें नए लोग रखे गए जो सर्विलांस के बहुत अच्छे जानकार हैं या साइबर के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो एक बहुत अच्छा मिश्रण करते हुए लोगों का, अनुभवी लोगों का भी और नए लोगों का भी, तो ये एसआईटी टीम बनाई गई और उनके द्वारा बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि वीडियो एविडेंसेस बहुत है।
बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें लोग पत्थर मारते हुए पुलिस को दिख रहे हैं और पुलिस उनको समझा के वापस भेज रही है। पुलिस ने बहुत संयम का परिचय दिया, ये भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। और ये सारे मामले जितने भी थे इनमें हमने हमारे पास काफी सारे सर्विलांस के माध्यम से भी एविडेंस है जिसमें लोग बात कर रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें पहले इन्होंने एक लेटर जारी किया और उस लेटर को फिर खुद ही जिसने जारी किया वो कह रहा है कि ये लेटर फर्जी है, कल इकट्ठा होना है। ये भी व्हाट्सएप का उसका जो चैट का स्क्रीनशॉट है वो हमारे पास है। तो हम लोगों ने एक एक तार जोड़ते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन का और जिन लोगों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई है उसके बाद चार्जशीट लगाई है। आपने अभी देखा भी होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है इसी पे और उसमें हमारी तरफ से भी, हमारे आईओ ने भी और हमारे जो सरकारी वकील थे उन्होंने बहुत मजबूती से पक्ष रखा और उसमें जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है कि सर तन से जुदा जैसा नारा, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ये राज्य के विरुद्ध अपराध है। और जो भीड़, उन्मादी भीड़ इस तरह के नारे लगा रही थी वो किसी भी प्रकार से ये नहीं माना जा सकता है कि उनका कोई मकसद अच्छा मकसद था या जो उसका एंड रिजल्ट हो सकता था वो अच्छा हो सकता था। इसका एंड रिजल्ट और बहुत खराब हो सकता था और जो मकसद था वो और बहुत खराब था। जी बिल्कुल सर। सर एक यहाँ पर एक सामाजिक सवाल ये उठ रहा है आज जो हम लोग शहर में देखते हैं, लोगों से मिलते हैं कि ये तौकीर रजा जेल गया, उसके बाद FIR हुई, बहुत सारे चीजें हुई। जो ध्वस्तीकरण की जो आज भी चल रही है, अभी इतने टाइम के बाद भी ध्वस्तीकरण चल रहा है उनकी नियर बाई लोगों का, तो यहाँ पर किस तरीके की चुनौतियाँ आप लोग फेस करते हैं? जो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था कि हम लोगों को जितने लोग उनके या तो मौलाना तौकीर रजा खुद, उसके सहयोगी जो इस पूरे प्रकरण की साजिश में और उसके एग्जीक्यूशन दोनों में शामिल थे, या ऐसे लोग जो उनके नजदीक के ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा इस साजिश को अंजाम दिया गया, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने उनका आपराधिक इतिहास निकाला, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करना, जेल भेजना, ये सारी कार्रवाइयां पुलिस के एंड से की गई हैं। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई होती है वो BDA या नगर निगम अपने स्तर से देखता है। जो BDA के पास पूरी लिस्ट होती है उनकी कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगली बनी हुई हैं या जो भी उनके प्रोविजंस हैं उनका उल्लंघन करती है। हम लोगों को जब भी BDA या नगर निगम से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि कहीं पे फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग फोर्स भेजते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि डेली BDA और नगर निगम कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाता है, कहीं ना कहीं डेली जो बुलडोजर जाता है और वो अतिक्रमण को हटाता है जो इलीगल कहीं किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है या इलीगल तरीके से बनाया हुआ है या खतरनाक तरीके से बनाया हुआ है जिसमें लोगों की जान जा सकती है। उसमें से अगर कुछ लोग इस जद में आए हैं और हो सकता है तो मौलाना तौकीर से जुड़े हुए हों या इस मुकदमे के अक्यूज हो, तो ये कोइंसिडेंस है। मतलब ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम लोगों ने इसको लिंक करके ऐसा किया है, एक मेयर कोइंसिडेंस। विपक्ष से लगातार जो है प्रश्न चिन्ह ऐसे कई बार उठते रहते हैं कि ये शासन जो है बदले की मंशा से ऐसा कुछ कर रही है। जितने भी प्रकरण है जो भी हाई कोर्ट में लोग गए हैं, बिकॉज किसी भी कार्रवाई के खिलाफ जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय है, वो एक ऐसा माध्यम है किसी भी व्यक्ति के लिए कि अपनी बात रखने के लिए जा सकता है। सभी लोग न्यायालय गए हैं और पुलिस, अगर उसमें पुलिस पार्टी है तो पुलिस ने और प्रशासन पार्टी है तो प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। और अब तक हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब तक किसी भी प्रकरण में ये नहीं पाया गया कि किसी विधिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया या कोई भी चीज इलीगल की गई। अब कोई पॉलिटिकल मोटिव के साथ अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोग कानून का पालन करने वाले और ऑनरेबल कोर्ट्स का पालन करने वाले लोग हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने भी हमारे स्टैंड को सही पाया। तो आप लोगों ने जो कार्य किए बरेली पुलिस ने और में देखा जल्दी ही जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया, तो हम बरेली वालों के लिए या समझिए पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही गर्व का क्षण था। बहुत बधाई। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बरेली जनपद के सभी जितने लोग हैं उनको भी और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पीस कमेटी के लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमें जब अगर हमें कहीं हमारी कोई कमी थी तो उसको पॉइंट आउट भी किया और जब पुलिस ने कोई अच्छा काम किया तो जो वाजिब पुलिस के लिए उनके अच्छे शब्द होने चाहिए तो हमेशा हम लोगों को मिले और इससे पुलिस बल का भी मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सर। पुलिस को लेकर एक हमेशा से एक छवि रही है कि दंडात्मक और भय वाली एक काम समाज में रही है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि आपने पुलिस विभाग को लेकर या जो बरेली विभाग में देख रहा हूँ बड़ी सुधारात्मक कार्य किए हैं पुलिस विभाग में, तो कौन कौन से कार्य हैं जो आपके द्वारा किए गए? मैं पहले सकारात्मक चीजों से शुरू करूंगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोग क्योंकि हम लोग इतनी फायर फाइटिंग में रहते हैं सुबह शाम तक कि बहुत बार हमें अपने कांस्टेबल्स का, अपने अधीनस्थों की समस्याओं का नहीं पता चल पाता है। तो एक तो इसको थोड़ा ओपन किया गया कि कोई भी अधीनस्थ किसी भी समय पुलिस ऑफिस में मैंने समय फिक्स किया कि आप पुलिस ऑफिस आइए, अपनी समस्या बताइए और मैं सबसे पहले सिपाहियों को बुलाता हूँ कि उनकी समस्या सुन ली जाए ताकि वापस जाके वो अपना काम करना शुरू करें। दूसरा, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन मैंने नंबर जारी किया
जो गोपनीय हेल्पलाइन नंबर है एक तरीके से, उस पर कोई भी पुलिस कांस्टेबल या पुलिस कर्मी फॉर दैट मैटर अपनी समस्या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता देता है। उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी समस्या का जो सॉल्यूशन है जो हो सकता है वो करा देता हूँ। ये पुलिस कर्मियों के लिए, एक पब्लिक के लिए मैंने इसी तरीके से जारी किया, जिसमें कोई अगर अपना नाम पता नहीं बताना चाहता है, गोपनीय रखना चाहता है, वो मेरे पास ही रखा रहता है, वो फोन मेरे पास है और उसमें वो अपनी सूचना दे सकता है। इसी प्रकार से पुलिस कर्मियों के लिए भी एक हेल्पलाइन जारी की कि आपको कोई समस्या है आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप करिए, मैं उसको देखूंगा और जो भी उसका रिजोल्यूशन होगा उसकी समस्या का वो कराया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया पुलिस लाइन में, जो पुराना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, वहां पे एक फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया, जिसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉमिनल बेसिस पे जो पुलिस कर्मी है जिनके पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द, जनरल दिक्कतें 40-50 की एज के बाद आती हैं, वहां उनको बेहतर फैसिलिटी दिलवानी शुरू की। पुलिसकर्मी जो बीमार होते हैं उनके मेडिकल रिइंबर्समेंट्स होते हैं, उसको बहुत ही लार्ज स्केल पे मुझे लगता है 1,500 से ऊपर लोगों का पेमेंट मैं ऑलरेडी इस बार कर चुका हूँ। इसी तरीके से रिवॉर्ड जो होता था, पहले पुलिसकर्मियों को रिवॉर्ड दिया जाता था और वो एक तो पहले बहुत कम अमाउंट दी जाती थी, 200-500 रुपए कोई दी जाती थी और दी जाती थी, तो वो पुलिसकर्मी उसको फॉलो अप नहीं कर पाता था कि वो रिवॉर्ड उसको एक्चुअल में मिला या नहीं मिला। हम लोगों ने इंश्योर किया है कि पिछले 1.5 साल में लगभग 22 लाख की जो अमाउंट का रिवॉर्ड पुलिसकर्मियों के अकाउंट्स में जा चुका है ऑलरेडी। उसको स्ट्रीमलाइन करके ऐसा कर दिया कि वो डायरेक्ट उनकी सैलरी के साथ उसके अकाउंट में जाए। तो इसके साथ साथ लगभग 3,500 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको मैंने सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन दिए हैं, प्रशस्ति पत्र दिए कि उनके द्वारा अच्छा काम किया गया। तो जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छा करें, लेकिन हाँ साथ साथ में ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत हैवी हार्ट के साथ उनको दंडित भी करना पड़ता है। बहुत बार बहुत से लोगों को सस्पेंड करना पड़ता है, कुछ लोगों पे FIR भी रजिस्टर की गई। उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो अगर आपके काम के दौरान आपसे लापरवाही हुई है और वो लापरवाही की बदनीयती नहीं है तो फिर हम लोग समझा बुझा के आपको सुधारेंगे, लेकिन अगर बदनीयती है और लापरवाही से ज्यादा उसके पीछे गलत इंटेंशन है, किसी आम आदमी से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का प्रयास है या किसी व्यक्ति को जानबूझ के अपने लाभ के लिए प्रताड़ित करना है, तो वो फिर 0 टॉलरेंस की लाइन वहां ड्रॉ हो जाती है। उसमें हम लोग निलंबन की भी कार्रवाई करते हैं, जरूरत हो तो FIR रजिस्ट्रेशन की भी कार्रवाई करते हैं और 5 लोग ऐसे हैं जिनको हम लोगों को पिछले 1.5 साल में सेवा से भी बर्खास्त करना पड़ा है, क्योंकि उनकी गतिविधियां इस तरह की थी। क्योंकि ये विभाग बहुत मेहनत के साथ काम करता है और अगर इस जनपद में 5,000 पुलिसकर्मी नियुक्त हैं तो उनमें से 4,500 पुलिसकर्मी कम से कम ऐसे होंगे जो 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी आवर्स देके और तब काम कर रहे होंगे। अगर 4 पुलिसकर्मियों की वजह से पूरे विभाग की छवि धूमिल होती है तो हम लोग उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और तो ये दोनों ही चीजें, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाए और जो छवि खराब करने में 1-2 किसी का योगदान है उसको फिर ऐसा दंड दिया जाए कि बाकी लोगों को भी ये दिमाग में आए कि अगर गलत करेंगे तो फिर बचेंगे। संभवतः इन्हीं सारे कार्यों को लेकर आपकी जो छवि है एक ट्रांसफर करने वाले अधिकारी के रूप में या कठोर कार्रवाई करने वाले अधिकारी के रूप में भी बन रही है। ट्रांसफर करने वाले अधिकारी नहीं, लेकिन हाँ कठोर कार्रवाई करने वाले अधिकारी का तो ये है कि आप सबका अपना अपना चॉइस है कि मैं किस लेवल तक लापरवाही बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी लाइन ड्रॉ की है कि कोई भी ऐसी लापरवाही जो किसी आम आदमी को, गरीब आदमी को परेशान कर रही है, हो सकता है उसको न्याय मिलने में भी परेशानी हो रही है। अगर किसी ने मान लिया मुकदमा लिखवाया और उसका सर फटा था और उस पे जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अगर 3 महीने तक नहीं हुई है, तो इसका दर्द वही समझ सकता है कि जिसको सर में चोट लगी होगी। और अगर हमारा किसी पुलिसकर्मी की वजह से अरेस्टिंग नहीं हुई है तो फिर ये लापरवाही ऐसी है जिसमें उसको जो विभागीय दंड है वो तो कम से कम मिलना चाहिए, ही शुड गेट अ मिसकंडक्ट। तो वो मैं इंश्योर करता हूँ और इस वजह से हो सकता है कि ये एक छवि बन गई। तो कई बार लगता है ना पुलिस और जो समाज है वो थोड़ी दूरियां उनके बीच रहती हैं, तो समाज और युवा खास करके है और पुलिस, इनके बीच में जो संवाद सेतु के लिए आपने कुछ योजनाएं शायद बनाई हैं, तो कैसे एक बेहतर संवाद कायम हो युवाओं के बीच में, समाज के बीच में और पुलिस को लेकर? इसके लिए हम लोगों ने अभी तक 3-4 स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल किया है, जिसमें पहला ये था कि थानों पे पहले त्योहारों से पहले सिर्फ एक बार पीस कमेटी की कोई बैठक होती थी और उसमें जो पीस कमेटी में रेगुलरली लोग 20-30 लोग आते रहे वो आते थे। इसको हम लोगों ने फिर एक अभियान के रूप में साल में 3 बार चलवाया, जिसमें 15 दिन तक सिर्फ बैठकें थानों पे, शाम का जो 2 घंटे का समय था वो बैठकों के लिए ही इस्तेमाल हुआ। और आप उसमें देखिए कि उसमें पेट्रोल पंप मालिक है, गैस एजेंसी मालिक है, उनकी अलग बैठक हुई, जो होमगार्ड है जो कहीं रहते हैं अपने अपने एरिया में रहते हैं उनकी अलग से हुई, जो ग्राम प्रहरी है उनकी अलग से हुई, मीडिया बंधु जो उस संबंधित थाना क्षेत्र के हैं उनकी अलग से बैठक की गई, ग्राम प्रधान है उनकी अलग की गई, कोटेदार की अलग की गई, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनकी अलग की गई। तो बेसिकली ये था कि इतने लोगों के साथ संवाद थाने का स्थापित कर दिया जाए
कि अगर गांव में कोई बात है उसमें फीडबैक लेना है तो वो भी थाने को सही फीडबैक मिल जाए, और हमारे पास एक डेटाबेस भी हो जाए ऐसे लोगों का जिनसे हमारा संपर्क हुआ है। इसको फिर हम लोगों ने इस्तेमाल त्योहारों में बहुत अच्छे तरीके से किया। इसी का एक एक्सटेंशन है हमारा एक खाकी साथी इन्फोलाइन पुलिस लाइन में एक चलता है जिसमें 10 लैंडलाइन फोन लगे हुए हैं। अच्छा। और वहां 10 कांस्टेबल्स की ड्यूटी रहती है, और वो पूरा दिन जो मोबाइल नंबर हमारे पास गांव-गांव से, हर गांव से 10, 15, 20 मोबाइल नंबर उपलब्ध है, तो पूरा दिन उनका यही काम है कि वो सिर्फ फोन मिला के और उस गांव में हालचाल लेते हैं। और बहुत बार इतनी सटीक सूचना मिलती है, बहुत बार मादक पदार्थों की एनडीपीएस के बारे में हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ गांजा बिक रहा है, तुरंत जाके उसको पकड़ लिया। अवैध शराब के बारे में कई बार सूचनाएं मिली, अगर कोई इलीगल आर्म्स कैरी कर रहा है गांव में लड़का तो उसके बारे में सूचना मिली। तो ये एक कम्युनिकेशन का, संवाद का बहुत अच्छा तरीका साबित हुआ। और इस साल हम लोग इसको, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे हम लोग और आगे कुछ करना चाहेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे कि अब इसको गांव तक लेके जाएंगे। जो पहले ग्राम सुरक्षा समितियां होती थी तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे, एक्चुअल में इंश्योर करेंगे कि जो गांव की सुरक्षा समितियां हैं वो बन जाए। एक इसमें हम लोगों के लिए चुनौती ये है कि उसमें नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि पुराने लोग तो हैं वो पुलिस के साथ जुड़ते हैं, नए लोगों को जोड़ना एक चुनौती है। तो उसके लिए हमारे पास यंग ऑफिसर्स की एक टीम है, ये बड़ा अच्छा है इस समय पे कि नए नए ऑफिसर्स हमारे यहाँ जिले में अभी पोस्टेड है और वेल मीनिंग अच्छे ऑफिसर्स हैं, टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करेंगे नए लोगों को जोड़ने के लिए। और ये बहुत ही जरूरी है कि नए लोग पुलिस के साथ जुड़े, क्योंकि वो पुलिस का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों समझेंगे और पुलिस को नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में फीडबैक भी देंगे, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वो पुलिस को प्रमोट भी करेंगे, जिससे कि जनरल समाज में एक पॉजिटिविटी जाए। तो ये हम लोगों के लिए इस साल की एक चुनौती है जिस पर हम लोग काम करेंगे। काम बहुत अच्छा है सर, इधर पुलिस की और समाज की छवि बहुत अच्छी बनी हुई है। एक सर और आपका मैं वाकया सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। जब आप यहाँ आए हुए थे तब एक साइको किलर का एक केस था कुछ, तो मैं आपके मुंह से वो सुनना चाह रहा हूँ। जब मैं यहाँ 26 जून को मैं पिछले साल आया था 2024 में, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कुछ महिलाओं की हत्याएं हो चुकी थी, जो लगभग एक ही तरीके से हत्याएं हुई थी, और उसमें दोनों तरह के ओपिनियन थे लोगों के। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये सब हत्याएं कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन काफी लोगों का ये भी कहना था कि ये संभवतः एक ही व्यक्ति या एक ही गैंग के द्वारा की गई हत्या। उसमें दूसरी चुनौती ये थी कि मोटिव क्लियर नहीं था, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं था कि किसी बड़ी लूट की घटना के लिए या कोई प्रॉपर्टी लूटने के लिए घटनाएं की गई हो, कोई मोटिव क्लियर नहीं था। तो हम लोगों ने फिर पूरी टीम को एक साथ गैदर किया और उसमें अलग अलग टीम्स के पार्ट बनाए गए। मेरे से पहले जो एसएसपी सर यहाँ पोस्टेड थे उनके द्वारा बहुत मेहनत की गई थी और बहुत बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ये ऑब्जर्व करने के लिए कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है, और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल्स को भी अलग अलग टीमें बना के भेजा गया था। उसी पे मैंने भी आगे वर्क किया और हम लोगों ने सादे कपड़ों में महिला कांस्टेबल्स को लगाया गांव देहात में, जो एरिया प्रभावित एरिया था। जितनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी उनको एक साथ बैठ के उनकी स्टडी की गई और ये देखा गया कि कॉमन चीजें क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ताकि पहले ये तो स्थापित हो कि क्या ये एक आदमी है अलग आदमी है। जितनी अखबार की कटिंग्स थी उस समय की हर घटना की, उनको स्टडी किया गया बहुत डिटेल में, क्योंकि आप लोग जब अखबार में रिपोर्ट करते हैं लोग, तो वो आपको पता चलता है कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी छूट गई हो जो एफआईआर में ना आई हो लेकिन अखबार में रिपोर्ट हुई हो, तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारे घटनास्थल दोबारा से विजिट किए गए, उनको गूगल मैप पे मैप किया गया प्रॉपरली। ये देखा गया कि अगर एक व्यक्ति कोई करने वाला है तो वो किस रूट को लेके घटनाएं कारित कर सकता है, और फिर ये एस्टेब्लिश हुआ मैपिंग के माध्यम से कि एक 10-12 किलोमीटर का एरिया है जिसमें सारी घटनाएं घटित हुई है। तो इसका मतलब उस आदमी को इस एरिया की अच्छी जानकारी है, उस पर फिर काम किया गया। और सादे कपड़ों में जो हमारी टीमें लगी थी, प्लेन क्लोथ्स में लगे थे, बहुत से लोग किसान के रूप में लगाए गए थे, महिलाएं भी इसी तरीके से लगाई गई थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर हम लोगों ने जीरो इन किया एक व्यक्ति पे जो डाउटफुल था, कुलदीप जिसका नाम था, जो बहुत ही अत्यंत डाउटफुल था, और उससे फिर उसको ऑब्जर्व किया गया, उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। हमारे पास बहुत सारे वीडियो एविडेंसेस ऐसे थे जिसमें वो उसी तरह की एज की महिलाओं को टारगेट करते हुए उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, उनको खेत में ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उसको फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ लोगों के साथ वो बैठ के बातचीत कर रहा है। उसकी भी हम लोगों ने अलग अलग कैमरों से वीडियो, जो हमारे कैमरे थे उनसे हम लोगों ने रिकॉर्डिंग का प्रयास किया, और वो भी एविडेंस जब हम लोग श्योर हो गए कि ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई है, तब उसको अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसने सभी घटनास्थल क्लियर कट बताया कि उसने किस प्रकार से किस घटनास्थल पे क्या घटना की थी, और उसके बाद आफ्टर प्रॉपर एविडेंस उसको जेल भेजा गया। उसके बाद उसने कोर्ट में अर्जी लगाई उसके लोगों ने कि ये मानसिक रूप से
बीमार है। ये संभवतः उस पूरी न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया गया था। जी। वो बनारस हॉस्पिटल वहाँ जो है वहाँ गया, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से भी ये प्रूव हुआ कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है और उसको ट्रायल फेस किया जा सकता है। वो ट्रायल फेस करेगा, तो अभी वो वर्तमान में अंडर ट्रायल है और उसमें पूरी टीम का बहुत अच्छा योगदान था जिनके द्वारा भी मेहनत की गई। उसमें जो हमारे कांस्टेबल्स थे खास करके, उन्होंने उसमें बहुत शानदार योगदान दिया। लगातार बहुत से लोग तो ऐसे थे उन कांस्टेबल्स में जो 24-24 घंटे एक्चुअल में जिन्होंने काम किया, 3-4 दिन तक बिल्कुल नहीं सोए और वो लगातार ढूंढते रहे। उसी का परिणाम था कि हम लोगों को सफलता मिली। जी, बहुत सर, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूरी बातचीत में सर एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ, आपने इस पूरे संवाद के दौरान अपने कांस्टेबल, अपने सब इंस्पेक्टर, अपनी जो टीम के लोग हैं उन पे बहुत फोकस किया। तो संभवतः यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया और आपको पदोन्नति भी आज मिली सर। तो एक बार फिर से आपको सर बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। और बस मैं टीम के जो आपने पॉइंट कहा उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि मेहनत तो असल में जो ग्राउंड पे मेहनत करता है और चीजों को देखता है वो हमारी कांस्टेबलरी है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। हम लोग लीडरशिप रोल में हैं तो हम लोग गाइड करते हैं और क्योंकि हम लोग ऊपर बैठ के इन चीजों को देख रहे हैं, जहां वो सही है उनको वहां शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, जहां वो गलत है वो कोर्स करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अल्टीमेटली यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कांस्टेबलरी है और जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी है। और मैं पूरे पुलिस बल को बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि वर्ष 2026 में हम लोग और बेहतर कर पाएंगे, पब्लिक को और अच्छे तरीके से न्याय दिला पाएंगे और अपराधियों की कमर तोड़ पाएंगे और अच्छे। हाँ सर, आपके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और हम सब लोग आपसे ऊर्जा ले रहे हैं। तो वो ऊर्जा का स्रोत कौन है जहां से आप ऊर्जा लेते हैं? आपका मोटिवेशन फैक्टर मतलब कह सकते हैं उसको। अलग अलग समय पे बहुत सारे चीजें ऐसी रही, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनकी वजह से मोटिवेशन मिलता रहा, लेकिन मेरी जिंदगी में परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे लिए मेरी माताजी हैं। अच्छा। जिनके द्वारा बहुत संघर्ष करके ये सुनिश्चित किया गया कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो। उनकी एक क्लिनिक है गांव में छोटी, जिसमें वो अभी भी प्रैक्टिस करती हैं, 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। और उन्होंने लगातार कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कोई भी चीज की मुझे आवश्यकता है, तो कभी कमी उस चीज की नहीं महसूस होने दी। और उससे भी बड़ी बात, हमेशा एक चीज पे बहुत फोकस किया कि आदमी को आप जिंदगी में क्या अचीव करते हो ये इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आदमी कैसे बनते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाओगे। तो वो मेरे लिए परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी। मेरे नाना जी जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने मुझे जिंदगी में अनुशासन सिखाया और मजबूत कैसे हुआ जाता है, कठोर भी आपको अगर आवश्यकता है तो कैसे हुआ जाता है, वो उन्होंने सिखाया कि अगर सही के लिए लड़ना है तो फिर आपको किसी भी हद तक जा सकते हैं आप। तो ये उन्होंने सिखाया। और मेरे मामा हैं दोनों, उनके द्वारा मुझे पढ़ाया गया बहुत। मतलब मुझे याद है कि गांव में हम लोग थे तो सुबह 3 बजे उठा के पढ़ाना शुरू कर देते थे। बचपन में लगता भी था कि यार ये क्या है, सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब वो चीज लोग हैं जिन्होंने मोटिवेट किया। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे टाइम पे हेल्प की, हर तरीके से हेल्प की, मेरे साथ खड़े रहे। और कई बार तो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करते हुए वो मेरे साथ खड़े रहे। और फिर जिंदगी इसी पड़ाव में अब मेरी धर्मपत्नी है। जो पुलिस की नौकरी में बहुत जरूरी होता है कि आपका घर में अगर आपको सुकून मिलता है तो फिर आप नौकरी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं टाइम बहुत बार घर पे नहीं दे पाता हूँ, बहुत बार रात को आपको बहुत लेट भी हो जाता है। लेकिन वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं। तो यही लोग हैं जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। बिल्कुल। और आपको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देते हैं और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। सर, एक अंतिम संदेश मैं केवल उन युवाओं के लिए जो आईपीएस के सपने देख रहे हैं। जो भी आप, मतलब मेरा तो युवाओं के लिए एक ही संदेश रहता है कि आप जो भी करना चाहते हैं जिंदगी में वो कुछ भी हो सकता है। आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन एक बार जिंदगी में सोच के मेहनत कर लीजिए कि 2-4 साल की मेहनत एक झटके में अगर आपने कर ली तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर लूंगा, वो नहीं हो पाता है। जब भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं उस पर एक बार फोकस करके काम करिए और बिना किसी प्रेशर के, बिना ये सोचे हुए कि आप एक बहुत बड़ी चीज को पाना चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज अचीव करना चाहते हैं, सामान्य तरीके से उसको ट्रीट करें, लेकिन मेहनत, जी तोड़ मेहनत करें। और अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है, चाहे आप पुलिस में हो चाहे ना हो। तो अगर आप अनुशासित तरीके से तैयारी करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने माता पिता की बात को थोड़ा मान लेंगे, तो मैं आई एम वेरी श्योर कि जो भी आदमी जो अचीव करना चाहता है वो कर लेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिसिंग एक व्यवस्था नहीं होती
व शहर की धड़कन से जुड़ा एक संवाद होती है। जब फैसले शोर से नहीं, समझ के साथ लिए जाएं, तब शहर संतुलित नहीं, सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे संवाद एसएसपी बरेली अनुराग आर्य जी से, जहां पर उनसे जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की। साथ ही बरेली का भी जो एक बड़ा प्रकरण था, तौकीर रजा प्रकरण, जहां पर सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, उस पर बड़ी ही निष्पक्षता के साथ और बड़ी ही साफगोई के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। तो आज की बातचीत में हमने जाना कि वर्दी के पीछे एक विवेक का छिपा होना कितना आवश्यक होता है। नमस्कार साथियों, मैं था आपका मित्र सुनील मानव और आप देख रहे थे सुनील मानव पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।